नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे जात न पूछो जनता की। 5 राज्यों में हुए इलेक्शन के साथ ही देश में राजनीतिक दलों की तैयारी 2024 में होने वाले आम चुनाव की भी है। आम चुनाव को लेकर इस बार जो सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है वो है देश में जाति जनगणना, जिसे लेकर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पहले ही बड़ा दांव चल चुका है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जाति जनगणना करा चुके हैं। साथ ही तमाम विपक्षी दलों का दावा है कि देश में भी सरकार बनने के साथ सबसे पहले जाति जनगणना कराई जाएगी। लेकिन विपक्ष के इस प्लान पर मोदी सरकार भी हमलावर है। अब जातियों को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश में बस 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। पीएम ने कहा कि मैं इन चारों जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं। मेरा मानना है कि मूल आस्था और धर्म को छोड़कर इन 4 मूल जातियों के उत्थान से ही देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पिछली सरकार ने अपना काम ठीक से किया होता तो उन्हें इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन पिछली सरकार ने अपना काम नहीं किया, जिसके कारण मोदी सरकार को देशवासियों के लिए माई बाप बनकर काम करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कहा, देश भर के लोगों से यह आवाज उठ रही है कि मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां लोगों की दूसरों से उम्मीदें खत्म होती हैं। अब एक बार फिर जातियों पर राजनीतिक जंग है, क्योंकि जहां एक और विपक्ष जाति जनगणना की बात कह रहा है तो वहीं पीएम मोदी महिला, युवा, किसान, गरीब के उत्थान और उनको आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जातियों की जमावट 2024 के आम चुनाव में किसकी कितनी कामयाब होगी और किसका दांव कितना फिट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने क्या कहा था वो सुनाते हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। तो जात न पूछो जनता की। देखिए, जाति जनगणना की जहां तक बात निकली है, ये एक ऐसा मुद्दा सामने आया जो थोड़ा सा अभी इलेक्शन के बीच में कहना चाहिए बस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। पहले भी बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन अब इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल भी आ गए, उसके बाद फिर से ये तमाम चीजें निकलनी शुरू होती है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंट जहां तक कहना चाहिए वो बिहार से हो चुका है। वहां से पूरी तस्वीरें उन्होंने सामने रख दी है नीतीश कुमार ने कि कैसे होगा। राहुल गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। लेकिन पीएम मोदी ने एक बात बहुत साफ जिस तरीके से कही कि उनके लिए जाति का मतलब यदि है तो वो महिलाओं के, गरीब के, किसान के, युवा वर्ग के उत्थान की बात है। तो यहाँ पे बात सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन करवाना नहीं है। ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं क्लैश करती हैं कि कैसे, यदि इनको नहीं करेंगे या क्यों नहीं कराना चाहते हैं, क्या किसी का नुकसान हो जाएगा। बाकी पूरे जो विपक्ष है वो इसको बहुत अच्छे से लागू कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए कार्यकारिणी सदस्य हैं जगनारायण सिंह यादव। जगनारायण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं अमरीश चंद्र सिंह। अमरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमरीश जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? अमरीश जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? हाँ। अमरीश जी, पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा कि उनके लिए यदि जाति की बात है तो वो सबसे बड़ी महिला, युवा, किसान और युवाओं की बात करी उन्होंने। एक बात और है यहाँ पर कि जाति जनगणना यदि नहीं होनी चाहिए बीजेपी के अनुसार तो क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये बात आज नई नहीं है, पहले से चली आ रही है। और जो विपक्ष है वो पूरा एकजुट है इन तमाम चीजों को लेके, और बड़े स्पष्ट रूप से इस इलेक्शन के पहले, एग्जिट पोल के पहले कहा गया था कि हमारी यदि सरकार आती है, विपक्ष की यदि सरकार किसी भी स्टेट में आती है, वो इसको लागू करेंगे। बीजेपी को ऐतराज क्यों है इस चीज से? देखिए, बीजेपी को ऐतराज किसी भी चीज से नहीं है। हाँ, ऐतराज उस विषय पे है जो देश को तोड़ने की जो नीति बाकी पार्टियों की है, उससे बीजेपी को ऐतराज है। बीजेपी हमेशा से ये चाह रही है कि हिंदू राष्ट्र का उत्थान हो, और जितने भी हिंदुस्तानी यहाँ पे बात करते हैं वो भारत माता की संतान है, सबका उत्थान हो। बीजेपी इसी पे विश्वास करती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, महिलाओं का उत्थान वो कर रहे हैं,
युवाओं का उत्थान, उससे वो ध्यान दे रहे हैं और युवाओं को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। और किसानों का उत्थान जो कि बहुत जरूरी है, इसके पहले की जितनी भी सरकारें थी वो सिर्फ बातें करती थी किसान के बारे में, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हम लोग को मिले और हम लोग का सौभाग्य है कि मोदी युग में हम लोग हैं। किसानों का उत्थान हो रहा है, महिलाओं का उत्थान हो रहा है, महिलाएं आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जहां भी चुनाव हुआ है या जहां भी आपका सर्वे हुआ है या आप किसी से भी पूछ लीजिए, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में एनडीए के शासन में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने महिलाओं के लिए दी हैं, उनके उत्थान के लिए दिए हैं। युवाओं को एक स्वर्णिम भविष्य उन्होंने दिखाया है। युवाओं का भी उत्थान हो रहा है और गरीबों का भी कल्याण हो रहा है। जो आज तक जो केंद्र सरकार की योजना जो गरीब तक नहीं पहुंची थी, उससे ये तो कम से कम मोदी जी ने और उनके एनडीए की सरकार ने इंश्योर किया है कि जो भी गरीब कल्याण की योजना है उससे सीधे गरीब लाभान्वित हों, वो हो रहे हैं, जिसका परिणाम 2019 में आया, 2024 में भी आप सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जगनारायण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जगनारायण जी, बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना से कोई तकलीफ या ऐतराज नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। जगनारायण जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब आ रही है सर? आवाज आ रही है, मेरी आवाज मिल रही है। हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। और सवाल मेरा ये है कि बीजेपी अभी कह रही थी कि पीएम मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना से ऐतराज नहीं है, बस वो ये चाहते हैं कि तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं आप, बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं कि जो हजारों बरस की जाति व्यवस्था है, 5000 बरस की, उसको ये जाति में 4 जाति में बांट रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो बीजेपी के लोगों के माथा और जो दिमाग है उसका कोई हम लोग के पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये लोग किसान और गांव गरीब ये तो जाति जनगणना के खिलाफ है, लेकिन ये डर के मारे जनता की आवाज और उस मुद्दा के चलते डर से बोल नहीं रहे हैं और सपोर्ट भी करते हैं और बोले कि हम तो 4 जात मानती हैं। यहाँ तो 215 जातियों की गणना हुई है बिहार में। तो इनका तो भाई अजब गजब स्थिति है, क्या ही बोलते हैं क्या करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम 4 जात मानते हैं। आप समझते हैं या जो श्रोता लोग हैं ये समझते हैं कि 4 ही जात है हिंदुस्तान में? तो इसलिए इनका जाति जनगणना के प्रति जो रुझान है, आरक्षण के प्रति इनका जो रवैया है, देश के लोग जानते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, आदिवासी लोग, सब लोग समझते हैं। इसलिए बीजेपी के बारे में बहुत कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इनका तो अब अंतिम दम सांस ले रहे हैं, इसलिए अब ये जाति बना रहे हैं, मजदूर बना रहे हैं, किसान बना रहे हैं। पूरे गुजरात में मजदूरों को जो है धूल फका दिए और मजदूरी जो है गुजरात में एवरेज मजदूरी भारत का है उससे सबसे कम मिलता है और ये गुजरात मॉडल का बात करते हैं। तो मोदी जी की बात छोड़िए, सारे क्रोनिक कैपिटलिज्म में पूंजीपतियों से दोस्ती करके देश को बेच रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि हम गरीब मान रहे हैं। गरीब का क्या भला हुआ है गुजरात में हम लोग को पता है। और जो इन्होंने जो सिंगल विंडो के तहत जो माल बटोर करके और देश में एप्को से प्रचार कराए, वो जैन साहब को बुलाए ब्राजील वाले, फिर यहाँ पर एक प्रशांत किशोर थे जिसको पीके के नाम से जानते हैं, ते प्रचार और अफवाह के माध्यम से सत्ता कब्जा कर लिए हैं। लेकिन 10 साल के बाद हिंदुस्तान की आवाम जनता समझ गई है कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 4 जात बनावे, 3 जात बनावे, एक ही जात बना दे, हिंदू जात बना दे केवल, तो इससे इनका जो है मनसा साफ जाहिर हो रहा है। हाँ, ये लोग क्या चाहते हैं। लेकिन अभी बीजेपी कह रही थी कि मकसद उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का है, किसी को बांटने का नहीं है, ताकि विकास हो तो सबका हो। यहाँ हम अलग अलग जातियों को लाएंगे तो कैसे बना पाएंगे? जब हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो इस देश में 20 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? इनके राष्ट्र बनाने से बनने वाला है। आपको इनको इतिहास नहीं पता है। जब आजादी मिली थी तो यहाँ 3 तरह का एरिया था। एक ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र था, एक रजवाड़ों का क्षेत्र था
और एक कुछ लोगों का कॉलोनी था, जैसे फ्रेंच का कॉलोनी था, पुर्तगाल का कॉलोनी था, जापान का कॉलोनी था। इस तरह से बहुत कॉलोनी थी। और सारे यूनियन जो बना, भारत संघ जो बना, तो उसमें सारे सहमति पर नहीं बना, उसमें पटेल साहब को फोर्स यूज करना पड़ा। तो इनको तो राष्ट्र का कंसेप्ट पता नहीं है। जिस देश में भाषा एक नहीं है, जिस देश में धर्म एक नहीं है, जिस देश का सारा चीज विभिन्न है, विभिन्नता है, और उस देश में ये हिंदू राज बना रहे हैं। ठीक है। और हिंदू भी एक नहीं, जिसका राज बनाना चाहते हैं राष्ट्र, वो एक नहीं है। गरीब से हरिजन से ऊंची जात का लोग छुआता नहीं है। आरक्षण की लड़ाई हिंदू के अंतर विरोध कोई नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्र बना रहे हैं। अमरीश जी अभी जैसा कि आप कह रहे थे, यहाँ पे बड़ा सवाल है। देखिए जगनारायण जी को लगता है, या जेडीयू का पक्ष क्योंकि वो रख रहे हैं, तो उन्हें ये बात बहुत स्पष्ट, देखिए वहां तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, उन्होंने किया है, उनको ऐसा बहुत बड़ा विरोध वहां से दिखता नहीं है। लेकिन और जो रही बात कांग्रेस की भी मैं यहाँ पे करते चलूं, तो कांग्रेस भी, राहुल गांधी स्पष्ट रूप से ये तमाम बातें रख चुके हैं कि सरकार यदि स्टेट में आती है तो इसको बिल्कुल लागू करना है, और सबको हर एक कहते हैं ना कि वर्ग को उसके हर तरीके से उसको एक लाभ मिलना चाहिए, जो जैसा है उसे वो तमाम चीज़ें दी जानी चाहिए, तब हम विकास होगा। मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं होगा। देश में यदि जाति जनगणना की बात है तो एक एक छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान देना होगा, और इस बात का भी ध्यान होगा कि जातियां हैं, फिर उपजातियां हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसको आने वाले समय के लिए इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अभी जो बात निकली हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो ये सवाल वहां से आया है कि बाकी लोगों का आप क्या करेंगे, उनके लिए भी सोचें। ये बात बिल्कुल सही है पीएम मोदी की कि युवाओं के लिए सोचना है, किसानों के लिए सोचना है, महिलाओं के लिए सोचना है, युवा वर्ग के लिए सोचना है, अच्छी बात है। लेकिन जातिगत जनगणना में ये भी तमाम लोग भी तो आएंगे। हम लोग क्योंकि बहुत साल हम लोग 300-400 साल की गुलामी हम लोग ने झेली है, इसीलिए बहुत लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं होगी। सनातन धर्म में या सनातन में एबिलिटी के हिसाब से वर्ग की व्यवस्था थी। हम लोग यहाँ गुरुकुल में ही ये डिसाइड होता था कि कौन बच्चा या ये बड़ा होके क्या काम करेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि हमेशा से ऐसी व्यवस्था आ रही है, और जो देश का 1947 में बंटवारा हुआ है वो धर्म के आधार पे हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि आप यहाँ रहिए या आप वहां रहिए, धर्म के आधार पे हुआ है। और जो भी इसको भी हिंदुस्तान में रहना या किसी भी देश में, मान लीजिए जो लोग पाकिस्तान चले गए तो वो लोग उसी लॉ ऑफ द लैंड से गवर्न होते, तो फिर जनगणना किस बात की? गणना तो ये होनी चाहिए कि आर्थिक रूप से कमजोर कौन है, किसको मदद की जरूरत है, वहां पे जात पात और वर्ग क्या जरूरत है। ऐसी बात नहीं है कि जो लोग स्वर्ण हैं या जो लोग ब्राह्मण हैं वहां पे लोग गरीब नहीं है, या दलित लोग अमीर नहीं है, ऐसी तो बात है नहीं। तो अगर इनको वाकई अगर इनको राजनीति करनी है और राजनीति के तहत इनको सेवा करनी है, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य हमेशा रहता है कि राजनीति के तहत, राजनीति के आड़ में ये जनता की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, अगर इनको वाकई ऐसा करना है तो ये आर्थिक रूप से जनगणना करवाएं, आर्थिक रूप से गणना करवाएं, और ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी सरकारी योजना है वो उस तक पहुंचे जिसको उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आपको एक चीज बता दें, 2014 में जो पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी अपने लाल किले का भाषण दे रहे थे, तो आप समझिए किस लेवल की वो चिंता करते हैं। उन्होंने लाल किले से पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने लाल किले से जो सरकारी स्कूल में बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है उसकी बात कही, और उसको इंश्योर किया कि हर एक सरकारी स्कूल में शौचालय की व्यवस्था हो, जहाँ पे भी हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं उस स्कूल में जाती हैं। तो इस लेवल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि देश बटे, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के पक्ष में सोचा है। जो भी नागरिक यहाँ रह रहे हैं सब उनके सबके प्रधान सेवक वो हैं। ऐसा वो नहीं सोचते हैं कि अगर एक पार्टी के वो प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ एक पार्टी के लिए सोचे। हाँ, वो देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, इसीलिए उनका दायित्व है। और हम लोग के हिसाब से और भारत की जनता के हिसाब से 2019 में, जो अभी 2024 में आप भली भांति आपको समझ में आ जाएगा कि वो हर एक
भारतीय नागरिक के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी एक सही एकदम एक बात एकदम ध्रुव सत्य लोगों को मान लेना चाहिए कि जो भी आदमी जहां रहता है वहां के लॉ से वो गवर्न होता है, और वहां के लॉ वहां का कानून उसको मानना होगा, और अगर वो नहीं मानता है तो उसको दंडित किया जाएगा, और उसको उस लॉ ऑफ द लैंड को मनवाने की चलिए, हर तरह से प्रयास मुझे ऐसा लगता है अमरीश जी, देखिए ये बात तो सुनने में समझने में ठीक है, अच्छी लग रही है, अपनी अपनी पार्टी का आप पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मुझे इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं वोटिंग के लिए लगता है। सुनिए मेरी बात को सुनिएगा, वोटिंग के लिए इसलिए लगता है कि अब देखिए 23 का इलेक्शन हुआ, 24 लगा ही हुआ है, तो यदि ये अभी सरकार का मुझे लगता है सब 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि किसकी कहां सरकार बन रही है, लेकिन क्या 24 के इलेक्शन से पहले क्या इसको इंप्लीमेंट करा पाएंगे? क्या उसका फायदा देख रहे हैं 2024 में? मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी तमाम चीजें हो भी पाएंगी। देखिए एक चीज बता दें, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, बिल्कुल 140 करोड़ की आबादी है, और पिछले कुछ सालों की जो सरकार रही है उसका यही मोटिव रहा है कि राजनीति के आड़ में अपना फायदा करें। आप एक चीज जानिए, जितनी भी सरकारें 2014 से बनी है, सिर्फ वो 5 साल अब वाजपेयी जी का जो टेन्योर है आप उसको छोड़ दें, जितनी भी सरकारें बनी है सब लोगों ने अपने हिसाब से कानून को तोड़ा मरोड़ा है, अपने हिसाब से आरक्षण को तोड़ा मरोड़ा है, अपने हिसाब से हिंदुओं को बांटा है, अपने हिसाब से भारत के नागरिक को बांटा है। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम ऐसा कोई काम करें या ऐसी कोई योजना लाएं जिससे भारत में रहने वाले नागरिकों को फायदा हो, और यहाँ पे जिनको उस फायदे की जिस योजना का जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको उसका लाभ मिले। ठीक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, इसका परिणाम तो निकल रहा है। आप एक बार जान लीजिए, दो चीज जब भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ उत्सव था तब लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी बढ़ी, और 30 साल के बाद दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में चल रही है, और 2024 में फिर हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, और जो भी बची कुछ योजना जो जन कल्याण की योजना है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। ठीक है। जगनारायण जी, एक बात है, देखिए स्टेट वाइज यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल पूरा अधिकार है और कैसे चीज़ों को कराना है ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाकी जगह जैसे कि अभी यहाँ पे अमरीश जी कह रहे हैं कि हम तो पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, हम 24 में भी बनाएंगे, तो ये तो जनता का निर्णय है, आने वाले समय में देखेंगे, बाकी की तस्वीर 3 को साफ हो जाएगी। लेकिन वाकई में यदि वोटिंग के नज़रिए से देखें तो क्या ये एक जमावट ही है आने वाले इलेक्शंस के फ्यूचर की राजनीति के लिए, कि इतना ज़्यादा उसको बांट देते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों को कर देते हैं कि बीजेपी को उतना ग्राफ जो मिल रहा है वो बाद में शायद ना मिले? क्या ये एक प्लानिंग है विपक्ष की जो कही जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से? नहीं मिला है, बीजेपी के लोग गलतफहमी में हैं कि इनको अकेले बहुमत मिला है। यहाँ पर जो 17 सीट मिला है तो हमारा भी सहयोग था, तो इस तरह से इनको कई देश के अंदर कई छोटे छोटे ताकतों को जोड़ करके और ये बहुमत में आए हुए हैं, और ये सारी ताकतें अलग हो रही है, तो इनको पता चलेगा कि 24 में ये जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, क्योंकि जनता के निर्णय को ये पहले से प्रचारित करेंगे, हम जीत रहे हैं। अब इनका तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जो तेलंगाना में चुनाव हुआ है वहाँ भी पता है, ये मिजोरम में भी अकेले बहुमत में सरकार चला रहे हैं। तो इन लोगों के पास तो लग रहा है कि भ्रम है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं और हिंदुस्तान में पूरे जगह इनका जगह स्थान नहीं है। ये दुनिया की बड़ी पार्टी की अपने को घोषणा करते हैं, लेकिन पूछिए कि साउथ में इनका क्या हालत है, नॉर्थ ईस्ट में इनका क्या हालत है, बंगाल में इनका क्या हालत है। तो ये राष्ट्र की पार्टी नहीं बन पाए हैं और दुनिया की बड़ी पार्टी का ख्वाब और प्रचार करते हैं। तो इन लोगों को झूठा और जुमला करना है, तो इनके लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। हम लोग जनता पर विश्वास करते हैं और जनता का जो निर्णय होगा उस हिसाब से तय किया जाएगा। और जो ये गठजोड़ की बात कर रहे हैं, बिना गठजोड़ के चल रहे हैं, ये तो डायरेक्ट भी गठजोड़ करते हैं बीजेपी के लोग और इनडायरेक्ट भी करते हैं, जैसे ओवैसी से इनडायरेक्ट किए हुए हैं। इनका तो कई तरह का गठजोड़ चलता है, वहाँ कश्मीर में किए हुए थे महबूबा से। तो बीजेपी तो बराबर ये दो मुही पार्टी है, डबल स्टैंडर्ड पार्टी है, रिएक्शनरी पार्टी है,
इसका तो कहने और करने का कोई जो है एक तालमेल नहीं बैठता है, सारा देश के लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की घोर विरोधी है। और जब कमीशन लागू किए थे वीपी सिंह, तो आडवाणी जी ने राम रथ निकाल करके और आरक्षण का विरोध कर रहे थे। ये लोग बोलेंगे कि हम आरक्षण के समर्थक हैं, लेकिन आरक्षण के विरोध करते हैं और जाति गणना के समर्थन में की पार्टी बिहार में समर्थन किया हाथ उठा रही है, और वहां कह रहे हैं कि हम तो चारे को जात मानते हैं। तो लोग समझते नहीं कि क्या कहना चाहते हैं। जब 4 जात है, यहाँ 215 जात गिना गया है, तो भाई यहाँ तो बीजेपी के लोग जो स्थानीय लोग सपोर्ट कर रहे हैं बिहार वाले, उनसे इनको पूछना चाहिए कि 4 जात हम मनाते हैं और नीतीश कुमार 215 जात जोड़ दिए, तो क्या मान रहे हो? अच्छा, एक बात इनका तो हर जगह ठीक है। जगनारायण जी कुछ कह रहे हैं, जगनारायण जी कुछ कह रहे हैं अमरीश जी, आपसे कुछ कह रहे हैं अमरीश जी। जातों ने सारा हिस्सा खा गया। हाँ, जगनारायण जी कुछ कह रहे हैं अमरीश जी, प्लीज उनको सुनिएगा। आरक्षण कितना लागू हुआ है, ठीक है, % लोग बहाल हुए। ठीक है, बोलिए अमरीश जी, बोलिए। हाँ जी, जाति जनगणना की जहाँ तक बात है बिहार में, जाति तो जनगणना इस तरह से हुई नहीं। हम भी मुंगेर में रह रहे हैं, मेरे यहाँ एक दिन भी कोई भी सरकारी जाति जनगणना वाला पदाधिकारी नहीं आया और जाति जनगणना पूरे बिहार में हो गई। तो कैसे हुई, क्यों हुई, क्यों करवाया गया, ये तो जिन लोगों ने करवाया वो जाने। लेकिन हाँ, जाति जनगणना क्यों, आर्थिक जनगणना क्यों नहीं, एक बात। दूसरी बात, इनको याद होगा कि 2084 सीट से 2014 में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अकेली बहुमत है, ये अभी भी हम उसको स्टैंड कर रहे हैं। इस बार भी 333 सीट मिली है, गठबंधन को जोड़ के हम लोग 359 है। तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल पार्टी मेजोरिटी अभी है उसकी। और दूसरी बार 20 साल में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मिलके गठजोड़ में सरकार चला रही है, इससे कोई दो राय नहीं। और तेलंगाना में तो हम लोग का प्रेजेंस था नहीं, धीरे धीरे हो रहा है। ऐसे एक समय जनसंघ काल में हम लोग का 2 सीट था, हम लोग ने मेहनत किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, और कुछ पर्दे के सामने लोगों ने मेहनत किया, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पर्दे के पीछे मेहनत किया। हम लोग उन लोग का नाम नहीं जान पाएंगे, वो लोग अनसंग हीरो थे। उनकी मेहनत की वजह से, खून पसीने की मेहनत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की कार्यकर्ताओं के आंकड़े से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इससे कोई दो राय नहीं है। उसके बाद दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग चला रहे हैं, और हम लोग अपने काम के भरोसे, हम लोगों को जनता ने जो मैंडेट दिया और जिस लेवल पे हम लोगों ने जनता की सेवा की है, उस विश्वास के आधार पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि 2024 में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनेगी। एक बार फिर हिंदुस्तान की जनता हम लोगों को सेवा करने का मौका देगी, और एक बार फिर हम लोग की उम्मीद है। ये तो ठीक बात है अमरीश जी, ये तो खैर आने वाले समय में हम देखेंगे ही, लेकिन ये बात सही है कि किस तरह से क्या किया गया है। जो सवाल आप भी उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो ठीक है, लेकिन आर्थिक जनगणना क्यों नहीं, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है। फिलहाल समय भी हो गया है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, सवाल वही है कि जात ना पूछो जनता की। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि उन्हें परेशानी नहीं है। उनका कहना बस इतना है कि आप जातिगत जनगणना कराते हैं तो आर्थिक क्यों नहीं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिहार में यदि नीतीश कुमार ने करवाया है तो वहां से खुद एक जगह से वो रहने वाले हैं, वहां तो कोई अधिकारी आया नहीं, तो इन चीजों को आपने कराया कैसे। तो एक कहते हैं ना, क्वेश्चन लगा हुआ है इन सबके बीच में। अब ये बड़ा सवाल है कि ये कैसे इंप्लीमेंट हो पाएगी, होगी भी या नहीं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।